एक राजेश नाम का करोड़पति व्यक्ति अपने बंगले पर बैठकर चाय पी रहा था। तभी उसका एक बेटे का दोस्त आता है और उस दोस्त को वो अपने बेटे से मिलता हुआ देखता है तो उसे अपने पुराने दोस्त की याद आ जाती है और आज उसी दोस्त से मिलने का वो फैसला करता है। घर के अंदर जाता है, कहता है कि चलो मुझे अपने दोस्त से मिलना है तो मेरे कुछ कपड़े पैक कर दो। तभी उसकी पत्नी समझ जाती है कि वो किस दोस्त की बात कर रहा है, तो उसकी पत्नी अपने कपड़े भी पैक करने लगती है। तो उसका पति कहता है कि तुम बेटे के भी कपड़े पैक कर लो, और वो अपने बेटे और अपनी पत्नी को गाड़ी में बिठाकर अब चल देता है। बेटा बिना कहे बैठ जाता है, लेकिन अपने पिता से पूछता है कि पापा हम कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, आपने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। पिता कहता है कि बेटा रुक जाओ, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। तभी बैंक आता है। बैंक से करीबन 10 लाख रुपए वो निकालता है और 10 लाख रुपए अपने बैग में लेकर आता है। जैसे ही गाड़ी में बैठता है तो बेटा समझ जाता है कि इतने सारे पैसे लेकर पापा कहाँ जा रहे हैं। वो अपनी मम्मी से भी पूछता है तो मम्मी कहती है कि बेटा अपने पापा से ही पूछना। उसका पापा जब बैठ जाता है गाड़ी में और गाड़ी आगे की तरफ चलती है तो वो फिर से कहता है कि पापा ये तो बता दो हम इतने पैसे लेकर कहाँ जा रहे हैं। तभी उसका पिता कहता है कि बेटा आज हम बिहार जा रहे हैं और बिहार में मेरा एक दोस्त है जिससे मिलने में जा रहा हूँ। वो कहता है कि पैसे लेकर जाने की क्या जरूरत है। तो वो बताता है कि वो मेरा दोस्त ही नहीं, सिर्फ मेरा बड़ा भाई भी है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इस काम के चक्कर में मैं उसे भूल गया था। उसने मेरी उस समय जिस समय मेरा कोई मुझे इधर उधर दिखाई नहीं दे रहा था। ये बात है 1990 की, जब मेरे माता पिता जो हैं वो पहले ही उनका देहांत हो चुका था। तो मैं गांव में रहा करता था और मैं इधर उधर से ही देखा, इधर उधर रहता, और ज्यादातर मैं अपने दोस्त मोहनलाल के यहाँ वक्त बिताया करता था। आज उसी मोहनलाल के यहाँ मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ। वो मोहनलाल जब जिस दौर में मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था, मेरा वो भाई जैसा दोस्त खड़ा रहता है। धीरे धीरे वक्त निकलता है तो गांव के लोग कहने लगते हैं कि अब तुम्हारी उम्र शादी की हो चुकी है, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। साथ ही साथ मोहनलाल भी कहता है, उसकी पत्नी शारदा भी कहती है कि भैया अब तुम शादी कर लो, शादी की उम्र हो रही है। मैं भी उनकी बात मानता हूँ और तुम्हारी मम्मी से मेरी शादी हो जाती है। शादी के बाद हम लोग रहने लगते हैं, लेकिन अब हम पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, क्योंकि एक गृहस्थी को चलाने के लिए बहुत सारे खर्चे होते हैं जिनको मैं नहीं उठा पाता था, क्योंकि मैं कोई भी काम नहीं करा करता था, वैसे ही रहा करता था। और फिर मेरा दोस्त जो मोहनलाल है वो मुझे मदद कर दिया करता, लेकिन वो भी मेहनत मजदूरी किया करता था, लेकिन फिर भी उसमें से वो मेरी मदद किया करता था। इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं सोचता हूँ कि कुछ ना कुछ तो मुझे करना चाहिए, और मैं शहर आने के लिए तैयार होता हूँ। लेकिन अब मेरे पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि शहर आने के लिए पैसे तो चाहिए होते हैं। इस बात को मैं अपनी पत्नी से भी कर रहा था रात में, लेकिन जैसे ही सुबह होती है तो सुबह हम इस बात को करते हुए अपने दोस्त मोहनलाल के घर जाते हैं। वहां वो पति पत्नी दोनों आंगन में बैठे हुए। मेरा दोस्त जो है वो मजदूरी के लिए जा रहा था। जब मैं वहां पहुंचता हूं तो वो कहता है कि आओ नन्हे, कैसे हो। वो सब मुझे नन्हे कहा करते थे और मैं कहता हूं कि मैं तो ठीक हूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि मैं कहीं बाहर चला जाऊं, जहां शहर में रहकर अगर पैसे कमाऊंगा तो अच्छे से गुजारा हो पाएगा। मेरे पास जो जमीन है तुम इस जमीन को बिचवा दो, और जो पैसा आएगा उससे मैं बाहर कुछ काम करना चाहता हूँ। इस बात पर मेरा दोस्त मोहनलाल कहता है, अरे तुझे जमीन बेचने की क्या जरूरत है, तुम बस थोड़ी देर इंतजार करो। और मेरा दोस्त अंदर जाता है, उसकी पत्नी भी अंदर जाती है, और फिर वो बाहर की तरफ चला जाता है। मैं और मेरी पत्नी पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो कहता है बस मेरा यही इंतजार करना। और करीबन 2 घंटे बाद वो आता है। आने के बाद मेरे हाथ में 10,000 रुपए की गड्डी रखता है और कहता है कि दोस्त इन पैसों से तुम अपना काम चलाओ, इन पैसों से तुम शहर में जाकर कमाना शुरू करो, और इन पैसों को कर्ज मत समझना, ये मैंने तुम्हें दिए हैं, मैं अपने बड़े भाई होने के नाते मैंने तुम्हें दिए हैं, इनको कभी भी लौटाने की जरूरत मत समझना। जैसे ही वो ये शब्द सुनता है तो राजेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और मोहनलाल और उसकी पत्नी उसे समझाते हैं और कहते हैं तुम अच्छे से जिंदगी जियोगे तो हमें ही अच्छा लगेगा। और उसी दौरान मैं शहर में आ जाता हूँ। तभी उसका बेटा कहता है कि बाबूजी आपने तो हमें पहले कभी भी नहीं बताया था कि आपका एक ऐसा भी दोस्त है। तभी राजेश कहता है कि बेटा मैं ही इस कामकाज में उसे भूल गया था, लेकिन आज जब मैंने तेरा दोस्त देखा तो मुझे मेरे दोस्त की याद आई थी। तभी उसका बेटा कहता है कि पापा
मुझे भी बहुत जल्दी जाना है, मुझे भी उस व्यक्ति को देखना है जिसने आपकी इतने बुरे वक्त में मदद की और आज तक उसने अपने पैसे तक नहीं मांगे। अब वो सभी पहुंच जाते हैं मोहनलाल के घर पर। गांव में घर था। मोहनलाल के घर की हालत काफी जर्जर थी। देखकर पता लग रहा था कि काफी समय से उसमें कोई रिपेयरिंग का काम भी नहीं कराया है। जैसे ही एक बड़ी गाड़ी गांव में आती है तो गांव के लोग देखने लगते हैं कि इसके घर इतनी बड़ी गाड़ी में और ये लोग सूट बूट में कौन आए हैं। देखते हैं, सुनने की कोशिश करते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। कुछ तो समझ रहे थे कि कुछ गड़बड़ है, कहीं से कोई पैसा वैसा ले लिया है, क्योंकि इसका तो इतना बड़ा कोई दोस्त या कोई परिवार वाला है ही नहीं। और चारों तरफ कान लगाकर वो लोग सुन रहे थे। जैसे ही अंदर राजेश पहुंचता है तो मोहनलाल और उसकी पत्नी आंगन में ही बैठे हुए थे और वो बहुत परेशान से थे, आपस में बात कर रहे थे। अब राजेश अंदर पहुंचता है तो वो लोग भी देखकर हैरान होते हैं और कहते हैं कि बाबूजी, आप कौन, कहां पर आ गए हो? मुझे लगता है आप गलत एड्रेस पर आ गए हो। तभी राजेश कहता है कि नहीं, हम गलत एड्रेस पर नहीं आए, हम बिल्कुल सही एड्रेस पर आए हैं। क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? तभी मोहनलाल कहता है कि नहीं भाई, मैंने तो आपको नहीं पहचाना। तभी उसकी पत्नी शारदा के पैर छूती है और मोहनलाल के पैर छूती है। ये सब देखकर वो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं भाई, पहले ये तो बताओ आप हो कौन? क्योंकि उनके कपड़े और उनकी गाड़ी और उनके साथ उसके बच्चे को देखकर उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये कोई हमारे जानने वाला है। अब वो कहते हैं कि तुम भूल गए, मैं तुम्हारा नन्हा, तुम लोग मुझे नन्हा कहकर पुकारा करते थे ना, जिसे तुमने शहर भेजा था। आज वो दोस्त तुमसे मिलने के लिए आया है। इस बात को देखकर मोहनलाल उसके गले लग जाता है और आंखों में आंसू भर लाता है। कहता है यार, तू कहाँ चला गया था? मुझे तो तुम्हारी बहुत याद आई थी, लेकिन मैं सोचता हूँ शायद कामयाबी में है और कामयाबी पा रहा है, एक ना एक दिन सोचेगा जरूर। यही सोचकर अब वो दोनों गले लग जाते हैं, चारों भावुक हो जाते हैं। और सारे जो इमोशनल भरा समय था, उनका बेटा भी देख रहा था, उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब मोहनलाल कहता है कि चलो बैठते हैं और मोहनलाल उनको बिठाता है। अपनी पत्नी से कहता है कि कुछ चाय पानी का इंतजाम करो। वो चाय बनाने लगती है। जो राजेश की पत्नी है वो कहती है कि दीदी मैं बनाती हूँ चाय, और वो चाय बनाने लगती है और अब सभी बैठकर चाय पीते हैं। तभी राजेश पूछता है कि भाई, तुम्हारी इतनी बुरी हालत कैसे हो गई? तभी मोहनलाल बताता है कि जब तुम शहर गए थे तो मैंने मेहनत मजदूरी कर अपनी पत्नी के गहने तो छुड़ा लिए थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वक्त बदलता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, क्योंकि मोहनलाल की एक बेटी, बड़ी बेटी थी, छोटा बेटा था। और अब जब बच्चे बड़े होते हैं, इधर मोहनलाल की तबीयत बहुत ज्यादा दिन ब दिन खराब होने लगती है, तो वो भी मेहनत मजदूरी के लिए नहीं जाता है और बेटा अपनी पढ़ाई छोड़कर अब मेहनत मजदूरी करने लगता है और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को स्ट्रॉन्ग करने लगता है, बहुत ही मेहनत करता है। घर में ज्यादा पैसा ना होने की वजह से बेटी शादी के लायक हो चुकी थी। आस पड़ोसी कहने लगते थे कि भाई अब तो बेटी शादी के लायक हो गई है, तुम इसकी शादी क्यों नहीं करते? इसी वजह से मैंने अपनी बेटी को अपने साले के यहाँ छोड़ रखा है, उसके मामा के यहाँ, और बेटा मेरा मेहनत करता है और इस तरीके से हम गुजर बसर कर रहे हैं। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तभी इसी बात पर राजेश अपनी गाड़ी से अपने बेटे पर वो सूटकेस मंगाता है और उस पैसों के भरे हुए सूटकेस को मोहनलाल को देता है। कहता है मैं तो तुम्हारा कर्ज चुकाने आया हूँ, जो तुमने मुझे 10,000 रुपए दिए थे इसमें वही हैं। वो जैसे ही उसे खोलता है और कहता है कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मेरा कोई कर्ज नहीं है, तुम फिर भी कर्ज चुकाने चले आए। तभी राजेश कहता है कि तुम्हारे दिए हुए 10,000 से इतनी बरकत होती है। आज मेरी सूरत में कई कंपनियां हैं, मैं कई कंपनियों का मालिक हूँ और बहुत सारे वर्कर मेरे अंडर में काम करते हैं और बहुत बड़ा मेरा बंगला है। अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। तभी मोहन कहता है कि मैं नहीं चल सकता तुम्हारे साथ, मैं यहीं पर काम धंधा करूंगा, कोशिश करता हूँ ठीक होने की, और तुम चिंता मत करो। तभी राजेश कहता है तुम्हारा बेटा कहाँ है? इतने में ही मोहनलाल का बेटा आ जाता है और वो कहता है कि यही है तुम्हारा बेटा। और वो उसे देखकर कहता है और बेटे ठीक हो? वो उन्हें नमस्ते करता है और कहता है ठीक है अंकल जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप कौन हो? तो वो कहता है कोई बात नहीं, और मोहनलाल से कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे को अपने साथ थोड़ी देर के लिए ले जाना चाहता हूँ। तो मोहनलाल कहता है कि कहाँ ले जा रहे हो? तभी वो मजाक में कहता है कि अरे, मैं तुम्हारे बेटे को किडनैप नहीं कर रहा हूँ, बस ऐसे ही किसी काम से लेकर जा रहा हूँ, मेरी पत्नी और मेरा बेटा यहीं पर है। और वो मोहनलाल के बेटे को गाड़ी में बिठाता है और उसे लेकर उसके मामा के यहाँ जाता है।
वहां से उसकी बहन को लेता है और वापस उसी घर में आता है और कहता है अब मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा, अभी सब गाड़ी में बैठो, हम चल रहे हैं, हम सब मिलकर शहर में रहेंगे। तभी मोहनलाल कहता है कि अब तो काफी रात हो चुकी है, आज रात को यहीं पर रुकते हैं, कल देखते हैं क्या होता है। और सारी रात वो बहुत सारी बातें करते हैं। वो शारदा के साथ राजेश की पत्नी बात करती है, मोहनलाल के साथ राजेश बात करता है। और जो राजेश का बेटा था और मोहनलाल का बेटा था, वो भी एक अच्छे दोस्त बन गए थे, एक दूसरे की बातों को समझ रहे थे। धीरे धीरे वक्त निकलता है और रात हो जाती है, सुबह हो जाती है। सुबह उठते ही राजेश कहता है जल्दी जल्दी सामान की पैकिंग करो और तुम सबको मेरे साथ चलना है। इस बात पर मोहनलाल का बेटा कहता है कि अंकल जी, मैं यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ, धीरे धीरे मेरा काम बढ़ जाएगा, आगे मैं कर लूंगा, आप चिंता मत करिए। इसी बात पर राजेश कहता है कि बेटा तुमने पढ़ाई कितनी की है, तो वो बताता है पढ़ाई मैंने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से ही छोड़ दी थी, क्योंकि मेरे परिवार की हालत सही नहीं थी और मैंने कमाना बेहतर समझा, इसीलिए मैं मेहनत मजदूरी करने लगा हूँ। तभी वो कहता है कि ठीक है, तुम्हें एक बहुत अच्छी सी नौकरी मैं वहां पर दिलाऊंगा, मेरी 4 कंपनियां हैं, काफी इंटरव्यू होते हैं, तुम लग ही जाओगे, देखने में काफी काबिल और होशियार हो तो लग ही जाओगे। और अब उनकी बात नहीं मानते हुए उन सभी को अपनी गाड़ी में बैठाकर राजेश पहुंच जाता है शहर सूरत में। जाकर वो अपने ही घर में उन सभी को रखते हैं और मोहनलाल के बेटे की एक बहुत अच्छी कंपनी में मैनेजर बनाते हैं। वो अच्छी नौकरी करने लगता है और जो मोहनलाल की बेटी थी उसकी सूरत में ही सगाई तय करते हैं और बहुत धूमधाम से फिर उसकी शादी कराते हैं। शादी कर कर बेटी अपने घर चली जाती है। बेटे को बहुत अच्छी नौकरी मिल चुकी थी। अब मोहनलाल एक दिन बैठा हुआ कहता है कि दोस्त, तुमने तो मेरी जिंदगी ही पलट दी। तभी राजेश कहता है कि दोस्त, तुमने मेरी जिंदगी पहले पलटी थी, बाद में तो मेरा हक बनता ही है। ऐसा दोस्त भगवान बहुत मुश्किल से देता है जो मुझे भगवान ने दिया। काश ऐसा दोस्त सबको मिले तो कोई भी बेरोजगार और परेशान ना रहे। इन बातों को याद करते करते दोनों चाय की चुस्कियां लेते लेते हंस जाते हैं और खुश हो जाते हैं। एक तरफ उनकी आंखों में आंसू भी थे, बहुत ही वो लोग खुश रहते हैं। उनकी पत्नियां मिलजुल कर रहती हैं। धीरे धीरे वक्त निकलता है और अब मोहनलाल अपना एक घर लेता है, क्योंकि उसके बेटे की अच्छी सैलरी थी। और अपना घर लेने के बाद अब मोहनलाल कभी अपने बेटे के साथ और कभी अपने दोस्त के साथ रहा करता। और अब मोहनलाल के बेटे की भी बहुत अच्छे परिवार में शादी कर दी जाती है। इधर राजेश का बेटा है, वो भी बड़ा हो रहा है, लेकिन उसकी शादी नहीं हुई और 2024 में मोहनलाल इस दुनिया से अलविदा कर जाते हैं। और बहुत राजी खुशी आज भी उन दोनों परिवारों के रिश्ते बने हुए हैं, बहुत प्यार से वो लोग रहते हैं। दोनों मोहनलाल के और राजेश के दोनों बेटे बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, हर काम में एक दूसरे की मदद करते हैं। ये थी कहानी मोहनलाल की, जिसने अपने बुरे वक्त में भी अपने दोस्त का साथ दिया और उस दोस्त ने उसके बुरे वक्त में उसका साथ दिया और उसके जीवन को पलट कर रख दिया। आपको क्या लगा इस कहानी को सुनकर? अपनी राय जरूर लिखिएगा। इन कहानियों को लाने का हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि आप लोग इससे कुछ जानकारी लें और जीवन में आगे बढ़ें। इन कहानियों को लाने का जरा भी कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची कहानी के साथ आती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।